नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 5 के बारे में। और इससे पहले कि हम स्टैटिक जीके की बात करें, जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिएगा। और इसके साथ में हम आपको राजस्थान जियोग्राफी की, बजट की, वन रिपोर्ट और योजनाओं का बहुत सारा भंडार आप लोगों को दे चुके हैं। वे क्लासें भी जाके जरूर देखिएगा। शाम को डेली 6 बजे आप लोगों के लिए राजस्थान की प्रमुख योजनाएं आ रही है, तो वो क्लास भी आप जरूर लीजिएगा। कोई भी एग्जाम हो, प्रश्न वहां से जरूर बनेगा। एक एक बात को लिखते हुए चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। स्टैटिक जीके में हम बात करने वाले हैं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का राजनीतिक विज्ञान, आर्थिक समीक्षा के नवीनतम आंकड़े, बजट और समसामयिक जैसी घटनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और कितने ठिकाने थे? तो बताइए, 18 रियासतें 4 ठिकाने, 15 रियासतें 6 ठिकाने, 19 रियासतें 3 ठिकाने या 20 रियासतें 3 ठिकाने? तो याद रखिएगा, राजस्थान में कितनी 19 तो रियासतें थी। कितनी थी? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। क्या थे? 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये वाली बात याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो अगर 19 रियासतों के बारे में जानना चाहते हो तो अलवर, भरतपुर, देखिएगा अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, उदयपुर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। कौन सी? डूंगरपुर। उसके बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में याद रखिएगा सिरोही। कौन सी? सिरोही। जो सबसे बड़ी रियासतें थी उनका नाम याद रखिएगा, बीकानेर, जोधपुर, मारवाड़ जिसे बोलते हैं मारवाड़, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में जयपुर, ये वाली सबसे बड़ी रियासतें थी। इसी के साथ में याद रखिएगा झालावाड़, कोटा, बूंदी। और इसके साथ में 2 रियासतें ऐसी याद रखिएगा, शाहपुरा। क्या? शाहपुरा, जो हाल फिलहाल कहां पे है? भीलवाड़ा और किशनगढ़, अजमेर। और हमारे 3 ठिकाने की बात करें तो कौन कौन से थे? 3 ठिकानों की बात करें तो वो था एक कुशलगढ़। कौन से? ये देखिएगा कुशलगढ़। कहां पे? बांसवाड़ा में। 1 ठिकाना लावा टोंक में और 1 ठिकाना निमराना अलवर में। तो ये वाली बात भी याद रखिएगा। एक केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो वो था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। यह था हमारा प्रश्न नंबर 1। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? सरदार पटेल, जमनालाल बजाज, के.एम. मुंशी या हीरालाल शास्त्री? तो थोड़ी सी देखिएगा, बात करते हैं मत्स्य संघ। एकीकरण जब हुआ तो एकीकरण का जो प्रथम चरण था उसमें जो पहला जो हमारा जो पहला राज्य या पहला रियासत बनी तो वो किसका निर्माण हुआ पहली चरण के अंदर? तो वो हुआ मत्स्य संघ का। और मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ, कब बन के? तो ये होता है 18 मार्च 1948 को। अगर यही बात करें विधानसभा के पोर्टल में देखी जाए तो वहां लिखा मिलेगा आपको 17 मार्च 1948, पर मुख्यतः एग्जाम में पूछी जाती है 18 मार्च 1948। कौन कौन से इसके अंदर रियासतें थी? तो अलवर। कौन सी? अलवर, भरतपुर, उसके बाद में याद रखिएगा धौलपुर और करौली। ये वाली रियासतें किसके अंदर थी? मत्स्य संघ में थी। और मत्स्य संघ क्या जो नाम रखा मत्स्य संघ वो किसने रखा? तो याद रखिएगा के.एम. मुंशी ने। किसने? के.एम. मुंशी ने। और राजधानी किसको बनाया गया? तो राजधानी बनाया अलवर को। और धौलपुर के कौन? धौलपुर के उदयभान सिंह को क्या बनाया गया? राज प्रमुख। और जो प्रथम चरण में जो हमारा मत्स्य संघ बना, इसके प्रधानमंत्री कौन बने? पीएम कौन बने उस समय? तो वो बने शोभा राम। कौन बने? शोभा राम कुमावत। तो ये वाली बात भी याद रखिएगा। और ये एकीकरण की चर्चा हम एक अलग से टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए, उसके अंदर एकीकरण की एक एक बात करेंगे। तो अभी आप इतना याद रखिएगा, 18 मार्च 1948, 17 मार्च विधानसभा के हिसाब से नाम रखा के.एम. मुंशी ने, राजधानी अलवर को, धौलपुर के उदयभान सिंह बने राज प्रमुख बने। और एक बात और, मुख्यमंत्री कौन, प्रधानमंत्री कौन बने? तो शोभा राम कुमावत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई
किसने की थी? तो देखिएगा ये जो आहार सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता की जो बात हो रही है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। किसके लेके? खुदाई को लेके। तो सर्वप्रथम 1953 में इसकी खुदाई की, उसके बाद में 1954 में भी इसकी खुदाई की गई और उसके बाद में 1961-62 में भी इसकी खुदाई की गई। तो जो हमारी 1953 के अंदर खुदाई की वो की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने? अक्षय कीर्ति व्यास ने। उसके बाद में जो 1954 में करते हैं वो करते हैं आर.सी. अग्रवाल साहब। 1954 से लेके 1956 तक अक्षय कीर्ति व्यास ने की लघु स्तर पे, छोटे स्तर पे, और जो हमारे आर.सी. अग्रवाल साहब थे इन्होंने की थी व्यापक स्तर पे, पूरे लंबा चौड़ा काम किया था। उसके बाद 1961-62 की बात करें तो पूना विश्वविद्यालय, कहां से? पूना विश्वविद्यालय से आए हमारे कौन? एच.डी. सांकलिया। कौन? एच.डी. सांकलिया। और इन्होंने भी इसकी क्या की थी? इसके खुदाई या उत्खनन किया था। तो ये वाली पूरी बात याद रखिएगा। एच.डी. सांकलिया का पूरा नाम अगर पूछे तो हंसमुख धीरजलाल। कौन? हंसमुख धीरजलाल सांकलिया। तो ये वाली बात भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, नाटक ललित विग्रह राज की रचना किसने की थी? हेमचंद्र सूरी, राजशेखर ने, सोमेंद्र या चंद्रवरदाई ने? तो बताइए ललित विग्रह राज रचना किसकी थी? तो देखिए हम बात करते हैं हेमचंद्र सूरी, आचार्य हेमचंद्र सूरी। इनका जो ग्रंथ था वो था प्रमाण मीमांसा। कौन सा? प्रमाण मीमांसा। वही बात करें राजशेखर की तो इनका ग्रंथ था प्रबंध कोश। जो फेमस ग्रंथ है उनकी बात कर रहे हैं। सोमेंद्र या इन्हीं का नाम मिलता है सोमदेव। और ये किसके दरबारी कवि थे? तो विग्रह राज चतुर्थ के। तो इन्होंने ही लिखी ललित विग्रह राज। और चंद्रवरदाई को तो सभी जानते हो, पृथ्वीराज रासो लिखी इन्होंने। कौन सी? पृथ्वीराज रासो। तो ललित विग्रह राज रचना किसकी हुई? तो सोमेंद्र की हुई। प्रश्न नंबर 5, गिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ? अब बात करते हैं एक ऐसे युद्ध की जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा और एग्जाम में भी पूछा जाता है। पहली बात, ये युद्ध कब हुआ? तो ये बात देख लेना, 12 मार्च 1807 को। क्यों हुआ, क्या कारण था और इस युद्ध का क्या संबंध है कृष्णा कुमारी विवाद से? तो क्या संबंध है वो भी बात हम करेंगे अभी। तो कौन सा विवाद? कृष्णा कुमारी विवाद। कहां की राजकुमारी थी? तो मेवाड़ की राजकुमारी थी। पिता का नाम था भीम सिंह। क्या था? भीम सिंह। और ये कहां की राजकुमारी? मेवाड़ की। इन्होंने, जो ये मेवाड़ के राजा भीम सिंह है, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ रखा? तो वो रखा मारवाड़ के राजा, कौन थे उस समय? भीम सिंह थे। इसके साथ कृष्णा कुमारी के विवाह का संबंध किया कि भाई आपका, इनका दोनों का रिश्ता कर दिया। किसका? कृष्णा कुमारी और भीम सिंह का। और होता कुछ इस प्रकार है कि रिश्ता चल ही रहा था कि शादी कुछ समय बाद होने ही वाली थी कि भीम सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और भीम सिंह की जैसे ही मृत्यु हुई तो कुछ समय बाद मेवाड़ के जो राजा भीम सिंह जी थे, इन्होंने क्या किया? जयपुर के राजा, कौन? जयपुर के राजा, कौन से राजा? जगत सिंह राजा, जगत सिंह द्वितीय के साथ कृष्णा कुमारी का क्या कर दिया? रिश्ता कर दिया। अब रिश्ता कर दिया तो अब तो भीम सिंह जी तैयारी करने लगे जयपुर के साथ संबंध जोड़ने को। और तभी मारवाड़ के भीम सिंह के बाद राजा बनते हैं मारवाड़ के, कौन राजा बने? मान सिंह राजा बने। और मान सिंह ने भीम सिंह को कहा, मेवाड़ के भीम सिंह को कहा कि अभी मारवाड़ के अंदर मर्द या पुरुष खत्म नहीं हुए, जो कि आप यहां के राज, जो यहां के होने वाली बहू का रिश्ता कहां कर रहे हो? जगत सिंह, जयपुर के अंदर कर रहे हो, अब मेरे को कर रहे हो। तो ये बात किसको पता लग गई? जगत सिंह को बात पता लग गई कि मान सिंह बीच में अड़चन पैदा कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में हुआ एक बढ़िया वाला युद्ध जिसका नाम था गिंगोली का युद्ध। किस किस के मध्य? जगत सिंह द्वितीय और मान सिंह के मध्य में युद्ध हुआ। कहां कहां के राजा थे? तो जयपुर और जोधपुर के राजा थे। कब हुआ? 12 मार्च 1807 को। और ये युद्ध जीता कौन? तो ये युद्ध जीत गया अमीर खां पिंडारी की मदद से। किसकी मदद से? अमीर खां पिंडारी।
अमीर खां पिंडारी की मदद से ये युद्ध कौन जीता? तो जयपुर के राजा जगत सिंह द्वितीय ये युद्ध पूरा जीत गए। और जब ये युद्ध जीत गए तो ये विवाद भी चलता रहा। तो फिर क्या हुआ, कृष्णा कुमारी को मेवाड़ के ही शासकों द्वारा कहने पर भीम सिंह ने जहर दे दिया ताकि ये विवाद खत्म हो, ये जो चल रहा पूरा मैटर था ये समाप्त हो, और कृष्णा कुमारी को जहर देके मार दिया जाता है। और ये कृष्णा कुमारी विवाद कृष्णा कुमारी के मरने के साथ में खत्म हो जाता है। तो युद्ध क्या था? गंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो जयपुर और जोधपुर के मध्य। पहला ऑप्शन नहीं, मेवाड़ जोधपुर भी नहीं, जयपुर और जोधपुर। पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, मरु महोत्सव कहां मनाया जाता है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या उदयपुर में? कल वाली क्लास अगर किसी ने लगाई थी तो वहां पूछा था थार महोत्सव, क्या कहां पे? बाड़मेर में। मरु महोत्सव की बात करें तो पहले बीकानेर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? ऊंट। देखो ये पूछे जाते हैं तभी बार बार प्रश्न लेके आ रहे हैं, जनवरी फरवरी में। कब? जनवरी फरवरी में। उसके बाद बात करते हैं जोधपुर में कौन सा? पतंग महोत्सव। और ये और कहां पे? जैसलमेर में भी और जयपुर में भी। और जोधपुर में कौन सा? मारवाड़ महोत्सव। बात करते हैं जैसलमेर में तो मरु महोत्सव, और उदयपुर की बात करें तो मेवाड़ महोत्सव। तो मरु महोत्सव कहां पे? तो हमारा जैसलमेर बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 7, लंगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? पुष्कर मेला, दशहरा मेला, बाबा रामदेव मेला या केला देवी मेला? ये जो हमारा केला देवी का मंदिर है कहां पे है? पहली बात तो करौली में है, और त्रिकुट पर्वत पे है। कौन से? त्रिकुट पर्वत पे है। और इसी मंदिर के बिल्कुल सामने किसकी? गणेश जी की और भैरव जी की क्या है? मूर्तियां हैं। और इन्हीं मूर्तियों को लोग वहां के स्थानीय भाषा में या ब्रज भाषा में कहते हैं लांगूरिया। क्या कहते हैं? लांगूरिया कहते हैं। और यही गाया जाता है केला देवी के मंदिर में ही लांगूरिया गीत। और ये कब होता है? तो चैत्र माह में ये मेला भरता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में ये मेला भरता है और 84 भोग के साथ में ये मेला चलता है। तो ये बात थी पूरी लांगूरिया से संबंधित। तो कहां पे है? ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 टिक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को या श्रावण शुक्ल तृतीया को? तो याद रखिएगा बूढ़ी तीज को ही कहते हैं, बूढ़ी तीज को ही कहते हैं सातुड़ी तीज। कौन सी? सातुड़ी तीज। बूढ़ी तीज का ही दूसरा नाम है कजली तीज। बूढ़ी तीज को ही कहते हैं सतवा तीज। ये सारी तीज कौन सी है? बूढ़ी तीज। और ये कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ एक और याद रखिएगा, छोटी तीज की बात करें, किसकी? छोटी तीज श्रावण के अंदर आती है और इसी को ही कहते हैं हरियाली तीज। कौन सी? हरियाली तीज। और ये हरियाली तीज कब मनाई जाती है? तो श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो ये वाली बात याद रखिएगा। हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बूढ़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। अब बात करते हैं राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी है, पहनी जाती है। तो याद रखिएगा पोमचा जब मां बनने पर, बच्चे के जन्म पर, कब? बच्चे के जन्म पर, मां बनने पर, और उस छोटे बच्चे की मां, जो शिशु की मां होती है, उसकी मां के पक्ष से, मतलब मातृ पक्ष से लाई जाती है एक प्रकार की ओढ़नी। क्या? ओढ़नी। और इसी को ही कहते हैं पोमचा। क्या कहते हैं? पोमचा। तो क्या देखो ऑप्शन देखो, मां बनने के उत्सव पर, बिल्कुल यही बात बिल्कुल सत्य होगी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 पे, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? तो हमने कल वाली क्लास में बात की थी मानगढ़ कांड की, जो कब हुआ था? कुछ याद आ रहा है? 17 नवंबर 1913 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन होता है। और कितने भील? 1500 से अधिक भील मारे जाते हैं। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। गोलियां कौन चलाता है? तो MBC, मेवाड़ भील कोर। तो देखो क्यों जाना जाता है आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन? बिल्कुल यही बात सत्य होगी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की, राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा की।
तो कब की? 17 फरवरी 2010, 26 जनवरी 2010 या 15 अगस्त 2010 या 1 अप्रैल 2010। तो ये याद रखिएगा 17 फरवरी 2010 को क्या? पशुधन विकास नीति। एक बात और याद रखिएगा, क्या? कि नवीनतम जल नीति। क्या? नवीनतम जल नीति। और इसी के साथ में याद रखिएगा 18 फरवरी 2010 को क्या? नवीनतम वन नीति। तो ये वाली पूरी बातें अच्छे से याद रखिएगा। तो पशुधन विकास नीति कब आई? तो 17 फरवरी 2010 को आई। अगला देखिएगा, सर्रा तिवर्सा रोग संबंधित है। कौन सा? सर्रा और तिवर्सा रोग किस संबंधित है? किससे? भैंस से, सुअर से, बकरी से या ऊंट से? तो याद रखिएगा सर्रा और तिवर्सा रोग किससे है? ऊंट से। और एक और याद रखिएगा 2010 और 11 में इसी रोग के नियंत्रण के लिए योजना भी लाई गई थी। तो ये वाला प्रश्न भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। राजस्थान भारत में देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। कच्चा लोहा, अभ्रक, प्राकृतिक गैस या शीशा जस्ता? तो याद रखिएगा भारत, अगर इन चार ऑप्शन की बात करें तो शीशे जस्ते का पूरा क्या है? एकाधिकार किसका? भारत में राजस्थान का है। और हम इसी से रिलेटेड कुछ और देख लेते हैं। तो हिंदुस्तान कौन सी? बहुत बार प्रश्न में पूछा जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहां पे? तो देवबारी के अंदर। देवबारी कहां? उदयपुर में बात की जाए। और यही बात कही जाए हिंदुस्तान, ये देखो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आते हैं। हिंदुस्तान सुपर जिंक स्मेल्टर, तो ये वाला कहां पे आएगा? तो ये आएगा चंदेरिया। कहां पे? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। तो ये वाली बात भी याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं जो इसके लिए फेमस स्थान है। तो याद रखिएगा जावर। जावर कहां? उदयपुर में। एक और याद रखिएगा रामपुरा अगुचा, यहाँ पे विश्व का सर्वश्रेष्ठ शीशा जस्ता पाया जाता है। कहा? रामपुरा अगुचा, भीलवाड़ा वाली बात कर रहे हैं हम। इसके बाद याद रखिएगा राजपुरा दरिब्बा। कौन सा? राजपुरा दरिब्बा कहां? राजसमंद में। इसी के साथ याद रखिएगा आप चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा ये कहां पे है? तो सवाई माधोपुर में है। और मांडो की पाल डूंगरपुर में है। ये वाले प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। जिन्होंने भी खनिज की पूरी क्लास देखनी है, सब कुछ समझना है, एक एक बात को देखना है, तो राजस्थान के खनिज की क्लास देखिएगा राजस्थान के जियोग्राफी की प्लेलिस्ट में। वहां पे आपको पूरे खनिज के बारे में अच्छे से चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन राजस्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? मंगला, भाग्यम, तन्नोट और ऐश्वर्या। तो याद रखिएगा तन्नोट। तन्नोट क्या है? ये तो प्राकृतिक गैस का स्रोत है। क्या है? प्राकृतिक गैस मिलता है। और ये है कहां पे? तो जैसलमेर में है। तो यही नहीं होगा। और जो अब बात पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं कि ये जो मंगला कुआं है ना, हमारा मंगला तेल का पेट्रोलियम कुआं है, इसने 29 अगस्त को, क्या 29 अगस्त 2022 को अपनी 13वीं वर्षगांठ मनाई है। कितनी? 13वीं। और एक बात और याद रखिएगा, पूरे देश के अंदर दूसरा नंबर है इसका। किसके अंदर? तेल के उत्पादन में। और पहला नंबर किसका है? मुंबई हाईटेक का। किसका? मुंबई हाईटेक का। तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? कोटा, बीकानेर, डूंगरपुर और जोधपुर में। तो याद रखिएगा सर्वाधिक लिंगानुपात कि अभी तक 2011 की जनगणना चल रही है, उसके हिसाब से सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर का। कितना? 994। अगर इसके बाद 2 नंबर की पूछी जाए तो राजसमंद का। देखिए लिंगानुपात सर्वाधिक कहां है? हमारे राजस्थान के दक्षिण में है। तो राजसमंद का कितना? 990। उसके बाद पूछा जाए 3 नंबर पाली का तो 987। उसके बाद वहीं पूछा जाए प्रतापगढ़ पे तो प्रतापगढ़ का आ गया 983। और इसी के बाद अब याद रखेंगे बांसवाड़ा का तो कितना? 980। लगभग सारे दक्षिण के जिले हैं। देखो डूंगरपुर का 994, राजसमंद का 990, फिर पाली का 987, प्रतापगढ़ का 983 और बांसवाड़ा का 980 होगा। और पूछा जाए सबसे कम लिंगानुपात कहां का है? तो धौलपुर का है। कहां का?
धौलपुर का 846, मात्र 840 2 नंबर पे आता है। जैसलमेर का 852। तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा, कई बार क्रम भी पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 16, राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित है जयपुर, अजमेर, कोटा या जोधपुर? सीधा प्रश्न, सीधा उत्तर कहां पे है? जयपुर में है। कब हुई थी स्थापना? तो 1 जुलाई 1976 को, 1 जुलाई 1976 को। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के चयन समिति में कौन शामिल नहीं होता? तो शामिल कौन कौन होते हैं ये आपको क्लास नंबर 2 के अंदर बता दिया गया है, स्टैटिक वाले में पूरा राज्य मानवाधिकार आयोग। एक बार और देख लीजिए तो कौन कौन शामिल होते हैं? तो मुख्यमंत्री, हाँ जी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। विधानसभा के अध्यक्ष बिल्कुल ये भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे शामिल। और विधानसभा के विपक्ष के नेता बिल्कुल होंगे। अगर जहां विधान परिषद है, क्या विधान परिषद है, वहां पे उनके सभापति भी शामिल होंगे और विपक्ष के नेता भी होंगे। अगर राज्य में गृह मंत्री उपस्थित हैं तो वहां के सदस्य भी शामिल होंगे। ये वाली बात अच्छे से याद रखिएगा। और राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात करें तो इसकी अधिसूचना कब आती है? तो इसकी अधिसूचना आती है 18 जनवरी। कब? 18 जनवरी 1999 को। और इसकी स्थापना होती है मार्च 2000 के अंदर। तो ये वाली पूरी बात भी अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की, कि वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? 10 बार, 9 बार, 8 बार या 5 बार? तो 2015 तक, कब? 2015 तक कितनी बार? 10 बार आयोजन हो चुका है। वही बात करें 2020 तक तो 11 बार। सीधा प्रश्न आए तो डायरेक्ट उत्तर कर देना। 2020 में पंचायती राज के चुनाव राजस्थान में 11 बार आयोजित करवा जा चुके हैं। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं? 1, 3, 2 या 4? तो याद रखिएगा राजस्थान में कितने? 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। और ये 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बात करें नवीनतम निचले स्तर की बात करें, बिल्कुल तो होगा ग्राम पंचायत। किसकी? ग्राम पंचायत। वही बात करें मध्य स्तर की बात करें तो होगी पंचायत समिति। क्या होगी? पंचायत समिति। वही बात करें हमारे उच्च स्तर या शीर्ष की बात करें तो होगा जिला परिषद। यह वाली पूरी बात अच्छे से आपको समझ में आई होगी। तो कितने स्तर होंगे? 3 स्तर होंगे। प्रश्न नंबर 20, राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना श्री के राधाकृष्णन, श्री SW शिवेश्वर, श्री BG राव, श्री V नारायण? तो कौन बने राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव? तो बने श्री के राधा कृष्ण। तो याद रखिएगा श्री के राधा कृष्णन। और अभी वर्तमान में कौन है? तो उषा शर्मा जी हैं। और पहली महिला पूछी जाए तो पहली महिला कौन थी? कुशल सिंह। कौन है कुशल सिंह? कब बनी? 2009 में। कब? 2009 में। और राधा कृष्णन जी का कार्यकाल क्या रहा? तो 1949 से 1950 तक रहा। एक दिन आप लोगों के लिए मुख्य सचिव से जुड़े सारे जितने भी अध्यक्ष रह चुके हैं, सचिव बन चुके हैं, उनके लिए क्लास लेकर आएंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। वर्ष 2020-21 के राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का कितने प्रतिशत रहा? कितना रहा? 3.77, 2.82, 2.14 या 5.86? तो सीधा याद रखिएगा कितना रहा? 5.86%। ये वाला प्रश्न याद अच्छे से रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 22। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। एक तरफ सतत विकास लक्ष्य दिए गए हैं और एक तरफ क्रम संख्या दी गई है। हमारे सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? तो 17 है। याद रखिएगा इन 17 लक्ष्यों को अपनाया कब गया? तो 1 जुलाई को 2016 को भारत सहित संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देशों ने इनको अपनाया और रखा गया एजेंडा 2030।
15 सालों तक इनको अपनाया गया। अब बात करते हैं एक एक लक्ष्य की, हमारा मेन मकसद क्या है, लक्ष्य। जो 17 लक्ष्य रखे गए हैं, 17 जो हमारे लक्ष्य या गोल्स रखे गए हैं उसके बारे में बात करना। तो थोड़े से ये देखिएगा लक्ष्य कौन कौन से हैं हमारे। तो पहली बात हम करते हैं, एक सामान्य इंसान से लेके चलते हैं, छोटे बच्चे से लेके चलते हैं और पूरी उसे पे बात करते हुए चलेंगे, ट्रिकली बात करेंगे, आपको अच्छे से याद होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर कोई इंसान है तो वो क्या करेगा, अपनी गरीबी खत्म करेगा। क्या करेगा, गरीबी का अंत करेगा। जब वह गरीबी का अंत करेगा तो उसकी भुखमरी भी क्या होगी, समाप्त होगी। और जब भुखमरी समाप्त हो जाएगी तो उसको क्या होगा, आरोग्य, मतलब स्वास्थ्य उसका अच्छा रहेगा और उसका शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आरोग्य और कल्याण होगा। जब उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वह क्या सोचेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। क्या सोचेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और जब शिक्षा मिलेगी तो जेंडर इक्वलिटी, क्या कहते हैं, जेंडर इक्वलिटी और लैंगिक समानताएं थोड़ी घटेगी। क्या होगा, लैंगिक समानता घटेगी। पहले 5 लक्ष्य याद रखिएगा, ये हमारा 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, पहले 5 लक्ष्यों की हमने बात कर ली। अब ये सब कुछ करके उसके बाद थोड़ा सा ऊपर उठिए। अब यहां से बात करेंगे किसकी, शुद्ध जल की। किसकी, शुद्ध जल और स्वच्छता की। क्या बात हो गई, शुद्ध जल और स्वच्छता। जब शुद्ध जल होगा तो क्या मिलेगी आपको, स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी, स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी। जब शुद्ध जल मिला तो स्वच्छ ऊर्जा मिली। पहले 5, 6 नंबर कौन सा, शुद्ध जल, स्वच्छ ऊर्जा। और जब स्वच्छ ऊर्जा मिल गई, शुद्ध जल मिल गया, अब हम बात करेंगे समानता की। क्या, सम्मानजनक, क्या बात हो रही है अब, सम्मानजनक आर्थिक विकास। पहली बात की हमने सम्मानजनक कार्यों की, फिर बात की सम्मानजनक कार्यों की और आर्थिक विकास। अब बात करते हैं उद्योग किसकी, नवाचार की। मतलब अब हमारा सम्मानजनक आर्थिक विकास भी हो गया, हमारा कार्य भी मिल गया। अब हम करेंगे उद्योग, नवाचार और संरचनाएं, नई नई संरचनाओं का विस्तार करेंगे। तो ये हो गए हमारे 9, कितने याद कर लिए, 9 याद कर लिए। गरीबी का अंत, भुखमरी, आरोग्य कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, शुद्ध जल, स्वच्छता, स्वच्छ ऊर्जा, सम्मानजनक आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और अवसंरचना। ये पूरी बातों को जोड़ते हुए चलिएगा। अब हम बात करते हैं इन सभी चीजों से, जब उद्योग लगा लिया तो थोड़े से और ऊपर उठेंगे, और ऊपर उठेंगे तो क्या करेंगे, जो असमानताएं हैं, क्या है, असमानताओं में क्या करेंगे, कमी करेंगे। तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा। और इसी के साथ क्या करेंगे, शहर व समुदाय में, कहां पे, शहर व समुदाय में इसकी जो असमानताओं की जो कमी है उसको बताएंगे। उसके बाद में याद रखिएगा। और जब शहर और समुदाय का कर देंगे असमानताओं की कमी शहर समुदायों में भी, तो याद करिएगा हमें करना है उपभोग और उत्पादन। अच्छे वाला उपभोग भी करेंगे व उत्पादन भी करेंगे। तो ये वाली याद भी रखिएगा पूरी बात। अब जब ये सब कुछ होएगा, अब हम कुछ और बड़ा सोचेंगे तो फिर क्या करेंगे, जलवायु कार्रवाई की बात करेंगे। किसकी, जलवायु कार्रवाई की बात करेंगे। और जब जलवायु कार्रवाई की बात करें तो कहेंगे जल में जीवन, भूमि में जीवन। देख लीजिए कितने सारे हमने याद कर लिए आसानी से। देखिएगा, गरीबी का अंत किया, भुखमरी को समाप्त किया, आरोग्य कल्याण जीवन जिया, फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त की, लैंगिक समानता को देखा, स्वच्छ जल और स्वच्छता को देखा, स्वच्छ ऊर्जा को देखा, सम्मानजनक कार्य, आर्थिक विकास किया, तब उद्योग और नवाचार का भी हमने विस्तार किया। असमानताओं में हम कमी लाएंगे शहर और समुदाय में, तब अच्छा उपभोग और उत्पादन भी करना पड़ेगा। अब हम जाके सोचेंगे जलवायु की कार्रवाई को, जल में जीवन को और भूमि में जीवन को। कितने सारे हमने पढ़ लिए, हमने बहुत सारे 15 याद कर लिए। अब बचते हैं हमारे 2। ये सब कुछ करेंगे तो एक बच्चे से हम चल रहे थे, उसकी उम्र को जोड़ते हुए बच्चा कहां, गरीबी से चले और भूमि के जीवन तक पहुंच गए। अब उसमें आया बुढ़ापा, तो वो आते क्या सोचेगा, शांति। क्या सोचेगा, शांति चाहिए, न्याय चाहिए और सुदृढ़ संस्थाएं चाहिए। तो ये वाली बात भी याद रखिएगा। और लास्ट और अंतिम लक्ष्य के लिए क्या करनी है, साझेदारियां।
और इसी का कहने का मतलब हुआ, जब व्यक्ति मरता मरता यही कहता है कि बेटा बना के राखियो, तो वही बात होगी अंत में लक्ष्य के लिए साझेदारियां। सारे के सारे 17 के 17 लक्ष्य हमने यहां पे देख लिए। अब बात कर लेते हैं लैंगिक समानता, जलवायु कार्रवाई, जल में जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पहली बात करें लैंगिक समानता, तो देखिए कहां पे है लैंगिक समानता। 1 नंबर गरीबी, 2 नंबर भुखमरी, 3 नंबर आरोग्य, 4 नंबर गुणवत्तापूर्ण, 5 नंबर में लैंगिक समानता। तो देखिएगा लैंगिक समानता के लिए 5 नंबर है, बिल्कुल है जी, लगा दो। उसके बाद बात करते हैं जलवायु कार्रवाई की, तो 6 नंबर, 7 नंबर स्वच्छता का, 5 नंबर, 8 नंबर हमारा हो गया सम्मानजनक, 9 नंबर हो गया उद्योग नवाचार और अवसंरचना, और 10 नंबर की बात करें तो असमानताओं में कमी, 11 नंबर की बात करें तो शहर व समुदाय, 12 नंबर की बात करें तो उपभोग व उत्पादन, और उसी के साथ बात करते हैं 13 नंबर की, तो जलवायु कार्रवाई। तो देख लो 13 नंबर है, बिल्कुल है जी, लगा दो। अगली बात करें जल में जीवन की, तो देखिएगा 14 नंबर पे आता है जल में जीवन, तो देखिए 14 नंबर पे लगा दो, बिल्कुल। उसके बाद करते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो ये राजी ऊपर ऊपर 4 नंबर पे, तो इसको भी टिक कर दीजिएगा। तो इस हिसाब से हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, 3, 4, 1 व 2। 1 नंबर नहीं, 2 नंबर भी नहीं, 3 नंबर बिल्कुल, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ये देखिए एक एक लक्ष्य को ट्रिकली बताया गया है। हमारी एमसीक्यू की स्ट्रेटेजी की क्लास है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में आपको बता दिया गया है, फिर भी तो याद रखिएगा। अगले देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि प्रश्न नंबर 23, एसडीजी इंडिया इंडेक्स व डैशबोर्ड को किसके द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग, आयोजन आयोग, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एनएसओ। अभी बताया किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिड डे मील योजना के संबंध में सत्य नहीं है। जिन्होंने भी अभी तक हमारी योजनाओं की क्लासें नहीं देखी, तो अभी जाके देखिएगा, वहां योजनाओं से संबंधित एक एक बात अच्छे से की गई है। तो पहला ऑप्शन यह केंद्र प्रायोजित योजना है, बिल्कुल यह केंद्र सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही योजना है। पहला कथन बिल्कुल सही है। इस योजना की शुरुआत 1995 में की गई, बिल्कुल दूसरा कथन भी सही है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन देना है, नहीं, यही हमारा कथन गलत होगा। ये इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य तो यह है कि स्कूल में नामांकन उपस्थिति को बढ़ाना, स्कूल में नामांकन उपस्थिति को बढ़ाना, महिलाओं में शिक्षा, महिलाओं में रोजगार बढ़ाना, महिलाओं में रोजगार को बढ़ाना, ये सारा इस शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाई गई योजना का कार्य और उद्देश्य कह सकते हो। अगला देखो, यह योजना केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, बिल्कुल यह कथन भी सही होगा। तो कौन सा कथन गलत है, 3 नंबर कथन गलत होगा। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन देना है, तो ये वाला कथन गलत है। इसके बाद देखिएगा, राजस्थान में समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस की शुरुआत किस जिले में की गई। पहली बात, इसकी शुरुआत कब की गई, तो 2 अक्टूबर को 1975 में। कहां पे की गई, तो गड्डी पंचायत। ये है कहां पे गड्डी पंचायत, तो याद रखिएगा कहां पे, बांसवाड़ा में। किसकी शुरुआत, समेकित बाल विकास सेवाओं की, कहां पे, गड्डी पंचायत बांसवाड़ा से इसकी शुरुआत की गई। और इसका कार्य क्या है, जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको जो जीवन उस समय जो उनकी आवश्यकताएं होती है, मूलभूत सुविधाएं होती है, उसको उपलब्ध करवाना। तो इस ऑप्शन, हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की, पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना पंचभद्रा बाड़मेर में की गई है, बिल्कुल 383 वर्ग किलोमीटर में, तो ये वाला कथन सही है। इसके विकास पर रिको के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए का व्यय होगा, ये भी सही है। करीब 1,40,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। और अगला कहता है, इस क्षेत्र
में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को पकदर के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। तो ये बात भी सही है। ये बजट का प्रश्न है, बजट की क्लास नहीं देखी तो अभी जाके देखिएगा। तो 1 2 3 4 1 नंबर ऑप्शन ही हमारा सही होगा। अगला देखिएगा, वैदिक गुरुकुल की स्थापना कहां की जाएगी? तो याद रखिएगा, वैदिक गुरुकुल की स्थापना बांसवाड़ा में की जाएगी। तो देखो पहला ऑप्शन गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, बिल्कुल यहीं पे की जाएगी। अगले ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की, सैनिक कल्याण भवन का निर्माण कहां किया जाना प्रस्तावित है? जोधपुर, भरतपुर, झुंझुनू या जयपुर? तो याद रखिएगा कहां किया जाना प्रस्तावित है। अभी जो प्रस्तावित हुआ है इस बार के बजट में, तो वो हुआ है जयपुर के अंदर। कहां पे? जयपुर के अंदर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के किस जिले में पन्ना दय की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहां किया है प्रतिमा का अनावरण किसने? राजनाथ सिंह ने। भीलवाड़ा में, उदयपुर में, डूंगरपुर में या चित्तौड़गढ़ में? तो याद रखिएगा कहां किया है? उदयपुर में। और यहीं पे है पन्ना दय पार्क। तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा। और पूछा जाए पन्ना दय का पैनोरमा, किसका? पन्ना दय का पैनोरमा पूछा जाए तो ये है केंद्रीय देवगढ़। कहां पे? केंद्रीय देवगढ़ राजसमंद में। तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की और आज के अंतिम प्रश्न पे। हाल ही में राजस्थान के किस निगम को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले? अक्षय ऊर्जा निगम, आवासन विभाग, राजस्थान परिवहन विभाग, राजस्थान लघु उद्योग निगम? तो किसको मिले? तो याद रखिएगा अक्षय ऊर्जा निगम को, जिसकी स्थापना, अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब? 9 अगस्त को। कब? 9 अगस्त 2002 को। आवासन विभाग या RHB, राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? तो 24 फरवरी। कब? 24 फरवरी 1970 को। हम बात करें राजस्थान परिवहन विभाग या राजस्थान पथ परिवहन विभाग, जिसे बोलते हैं RSRTC, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1 अक्टूबर 1964 को। वही बात करें राजसिको की, किसकी बात करें? राजसिको की। राजसिको का मतलब राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजसिको की बात की जा रही है। तो इसकी स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा 3 जून। कब? 3 जून 1961 में। तो ये थे हमारे कुछ विभाग जिनकी हमने स्थापना को देखा। और ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। किसी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। और वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने भी अभी शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिएगा। और हमारी राजस्थान जियोग्राफी की क्लासें, योजनाओं की क्लासें, बजट की क्लास, 1 रिपोर्ट, वे भी जाके जरूर देखिएगा। एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक साबित तो होगी। और इसी के साथ अब जल्द मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ में, नई क्लास के साथ में। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।